नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो हम यूनिट 3 का आज पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। और दोस्तों, अभी जैसे कि हम लोग को एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं सोचा था कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगा। एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, एक हफ़्ता एग्ज़ाम्स रहेगा। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कोई भी नुकसान हो, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस चलते रहेंगे। ठीक है, तो बस आपसे मैं कुछ नहीं चाहता। आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वही मेरा एक मोटिवेशन का सोर्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का टॉपिक बिगिन करते हैं। तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इस टॉपिक से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसा सोर्स जहाँ से हमें पैसे मिल पाए। ऐसे मतलब दूसरे सोर्स, ऑल्टरनेट तरीका, दूसरा तरीका। यूजुअली हम कहाँ से जाते हैं? यूजुअली हम बैंक से पैसा लेते हैं। यूजुअली वी गो टू बैंक फॉर फंड्स या फॉर फाइनेंस। बट हम लोग ये तरीका आज ये नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि बैंक के अलावा भी आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। समझ लो आपको कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश करना है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है बैंक के पास, तो बैंक आपको लोन देगी, शायद ना दे, और अगर दे भी तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। ठीक है, तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसे तरीके ढूंढेंगे कि जहाँ पे आपको अपने फंड्स भी मिल जाए और साथ में उतना इंटरेस्ट भी ना देना पड़े। ठीक है, तो आइए आज हम किन किन तरीकों को पढ़ेंगे वो हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला है क्राउड फंडिंग। ठीक है, क्राउड फंडिंग। फिर हो गया अपना P2P लेंडिंग। ठीक है, फिर हो गया लीजिंग। फिर हो गया फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग। ठीक है, फिर हो गया अपना फ्रेंचाइजिंग। फिर हो गया अपना एंजल इन्वेस्टर। फिर अपना वेंचर कैपिटल। ठीक है, ये सब हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बारे में इस वीडियो के एंड में आपको सारे जो चीज़ें रहेंगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो पहला टॉपिक आता है दोस्तों, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, क्राउड इन द सेंस बहुत लोग, बहुत लोग, और आपको फंडिंग मीन्स फंड्स, मतलब बहुत लोगों से फंड्स मिल जाना, यही होता है क्राउड फंडिंग। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे एग्जाम में? तो क्राउड फंडिंग इज़ अ वे, आपको ये लिखते भी जाना है साथ में, ताकि आपको ये याद भी हो जाए और आपके नोट्स भी रेडी हो जाए। क्राउड फंडिंग इज़ अ वे ऑफ रेजिंग मनी, एक तरीका है मनी रेज करने का। क्यों? टू फाइनेंस योर प्रोजेक्ट्स, टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, इट इनेबल्स फंड रेजर्स टू कलेक्ट मनी। इट इनेबल्स फंड रेजर्स टू कलेक्ट money from a large number of people via ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, ये एक प्लेटफॉर्म है आपका, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये फंड किया, ये यहाँ पे फंड किए,
ये यहाँ फंड किए, ये यहाँ फंड किए, ऐसे करके बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े पैसे फंड्स कर दिए। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है। इसमें फिर आपने ये जो फंड्स इकट्ठा हुआ इस प्लेटफॉर्म से, इसमें आपने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया और इन रिटर्न इनको कुछ दे दिया ताकि इनका भी बेनिफिट हो जाए, और फिर ये इनको इनको पैसे दे दिए ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनका भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, समझ आया? तो इससे आपके प्रोजेक्ट की फंड भी रेज हो गई, या तो यहाँ पे इन लोगों ने पैसे दे दिया या तो यहाँ पे इक्विटी दे दिया, दोनों दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके प्रोजेक्ट की जो फुल रिक्वायरमेंट्स थी वो भी फुलफिल हो गई, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का ने भी अपना अर्न कर लिया और लोगों ने भी अपना कुछ अर्न कर लिया। ठीक है, तो ये होती है क्राउड फंडिंग। ठीक है, अब होता है P2P लैंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग, इसे हम कहते हैं P2P लैंडिंग। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, और ये आपके प्रोजेक्ट को पैसा देगा, और यहाँ पे एक होते हैं अपनी जो लेंडर्स होते हैं, ये होते हैं लेंडर्स, और जो हम लोग हैं जो अपने बिजनेस के लिए पैसा मांगते हैं इससे, वो होते हैं बोरोवर्स। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म कुछ पैसा लेंडर से भी मांगता है, और प्लेटफॉर्म कुछ पैसा बोरोवर से भी मांगता है, और फिर वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता है। पर इसमें जिस्ट क्या है, जिस्ट ये है कि ये आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, क्योंकि क्या होता है इसमें, कोई अगर आरबीआई इसको रेगुलेट ना करे और लिमिट ना लगाए तो डेफिनेटली कुछ भी कोलैप्स हो सकता है, लेंडर्स का पैसा भी जा सकता है, बोरोवर्स का पैसा भी जा सकता है, तो बहुत सारा जो आपका पैसा है उसमें डूबने का चांसेस रहता है। तो इसमें रेगुलेशन की सख्त आवश्यकता है, तो वो आरबीआई रेगुलेट करता है और उनको बोल देता है कि आप तो एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की तरह आप एक्ट करते हो, आप एनबीएफसीज की तरह एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग इसमें 50 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, 50 लाख से ज़्यादा आप लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक लिमिट भी उन्होंने लगा दिया। अब लिखते हैं, अब लिखेंगे कैसे? P2P lending इज अ मेथड, एक मेथड है किसका? ऑफ डेट फाइनेंसिंग, ऑफ डेट फाइनेंसिंग that enables that enables individuals individuals and companies to lend and borrow money through online platform, online platform instead of making use of ट्रेडिशनल बैंक। ठीक है, ट्रेडिशनल बैंक एज इंटरमेडियरी। देखो भाई, अगर आपको फॉर एग्जांपल इसमें वही चीज़ है कि बोरोवर को क्यों बैंकिंग का मेथड पसंद नहीं आता, या तो बैंक उससे हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देखता होगा तो उसे पसंद नहीं आता होगा, बैंक को उसका आइडिया पसंद नहीं आया होगा, तो बैंक उसे लोन देने से मना कर देता होगा। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो बोरोवर्स होते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरह जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, इसके बिजनेस ग्रोथ में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, तो फिर वो जो प्लेटफॉर्म है वो उसे पैसा देता है, और लेंडर से भी पैसा लेता है और वो बोरोवर से भी थोड़ा पैसा लेता है, ताकि उसका जो लॉस है वो ना हो। समझे? इंटरमेडियरी की तरह ये काम करता है इंस्टेड ऑफ बैंक। तो आरबीआई ने क्या किया फिर, आरबीआई को लगा भाई इसमें घोटाला होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आरबीआई नाउ रेगुलेट्स आरबीआई नाउ रेगुलेट्स P2P platforms, and they are categorized categorized
एस NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। और लिमिट जो है RBI हैज़ इम्पोज्ड लिमिट ऑफ ₹50 lakhs ऑन P2P लेंडर्स। बस तो इतना अगर आपको याद हो गया तो आप लिख लेंगे। P2P वाला कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका लीजिंग। लीजिंग, ठीक है। अब लीजिंग क्या है भाई? जैसे आप ज़मीन लेते हो, वो भी एक, आप जानते होंगे आर्टिकल 300A, ठीक है। पहले तो एक फंडामेंटल राइट थी हमारी कि आप ज़मीन खरीद सकते हो, तो ये ज़मीन आपके नाम की हो गई है। बट आर्टिकल 300A में उस ज़मीन को अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रही, वो एक लीगल राइट हो गई है। इसका ये मतलब है कि जो ज़मीन रहेगी वो सरकार आपसे कभी भी बोरो कर सकती है। तो मतलब इन द सेंस आप ये समझो, आप वो ज़मीन जो है वो लीज की तरह ही आपने लिया हुआ है उसको, ठीक है। लीज की तरह ही आपने उस ज़मीन को लिया हुआ है। क्वार्टर्स जो होते हैं, PSUs की क्वार्टर्स जो एलोकेशन होते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो एलोकेट होते हैं, वो भी आपको लीज, उसमें भी लीजिंग होती है, वो भी आप लीज में ले सकते हो। और उस लीज का पीरियड होता है 30 साल में, आपको वो रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो लीज क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। अ लीज इज डिफाइंड एज an agreement an agreement between the leaser, लीजर मतलब ओनर ऑफ एसेट्स। भाई OR आ रहा है मतलब ओ कर दो, याद करने का तरीका। ओ आ गया मतलब ओनर, ओ आ गया मतलब ओनर, ओनर ऑफ द एसेट्स। एंड द लीजी मतलब आ गया यूजर ऑफ द एसेट। जैसे लैंड, हमने हमने ज़मीन खरीदी तो हम लीजी हो गए, और किससे खरीदी? सरकार से ज़मीन खरीदी तो वो लीजर हो गया, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। वेयर इन द लीजर परचेसेस एन एसेट, परचेसेस एन एसेट फॉर द लीजी एंड allows him to use it in exchange of periodic payments, in exchange of periodic payments called lease rentals, ठीक है भाई। आसान है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल ले लो आप भाई, अगर आपको एक बिज़नेस सेटअप करना है, अगर आपको एक बिज़नेस सेटअप करना है, ठीक है, उसके लिए आपको एक चाहिए होगा, एक लैंड चाहिए रहेगा। बिजनेस में आपको लैंड लगेगा, ठीक है। और लैंड, चलो इनिशियल तो लैंड ही लगेगा, मशीन्स भी लगेगी, मशीन भी लगेगी, और लेबर तो खैर लगेगा। बट हम लैंड और मशीन्स के बारे में बात करते हैं, एसेट्स के बारे में बात हो रही है। और थर्ड पार्टी एक है जिसके पास लैंड और मशीन दोनों है, जिसके पास लैंड और मशीन दोनों है, पर आपके पास इतना पैसा नहीं है अभी कि आप ये लैंड और मशीन ले सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई मुझे अपना लैंड और मशीन दे दो, हम उससे एक बिज़नेस करेंगे, हम उससे एक बिज़नेस करेंगे और आपको हम रेंट चुकाते रहेंगे इस लैंड और मशीन का अप्रोप्रिएट टाइम के लिए। इतने टाइम तक हमें लैंड की ज़रूरत है, तो आप उतना उसको पैसा पे करते रहोगे एक रेंट के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें जो रहता है और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, द लीजी इज बाउंड टू पे, लीजी मतलब हम, ठीक है। द लीजी इज बाउंड टू पे, द लीज, जो लीजी होता है वो उस पर एक ऑब्लिगेशन होता है कि उन्हें पे करना ही है लीज रेंट्स, लीज रेंटल्स टू द टू द लेसर, लीजर बोलेंगे, फॉर द यूज ऑफ एसेट्स, यूज ऑफ एसेट्स। अब रेंटिंग ऑफ एसेट्स भी टाइम की होती है,
अब जो रेंटिंग ऑफ एसेट होता है, रेंटिंग ऑफ एसेट होता है, वो भी एक पीरियोडिक टाइम के लिए होती है, पीरियोडिक टाइम होता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की लीज़ है। एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है फाइनेंशियल लीज, और दूसरी होती है आपकी ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल लीज जो होती है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, ऑपरेटिंग लीज जो होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इसमें जो रहता है, जो लीजी होता है उसको पूरा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। लीजी हैज़ टू बियर द होल कॉस्ट फॉर द यूज ऑफ एसेट्स। इसमें जो होता है लीजर, लीजर बियर्स द कॉस्ट, जो लीजर होता है उसे बियर करना पड़ता है कॉस्ट को, अगर कुछ दिक्कत होगी तो। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। लीजर बियर्स दी, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस एंड इंसिडेंटल रिस्क। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब देखो मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल मैंने कोई मशीनरी ले ली, एक टाइम पीरियड के लिया मैंने अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, किसी से एक मशीन ले ली। ठीक है, और मशीन जो है वो ख़राब थी, तो उससे जो प्रॉपर, फॉर एग्जांपल मैंने क्लोथ्स बनाने के लिए कुछ लिया, मशीन परचेज़ किया किसी और से और उसको लीज़ पे लिया, और जो मशीन थी वो ख़राब थी, उससे प्रॉपर मेरा ग्राइंडिंग वाइंडिंग का काम नहीं हो पा रहा था, तो मशीन ख़राब थी, इसमें मेरी फॉल्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, फॉल्ट किसकी है? लीज़र की है। तो अगर कुछ दिक्कत होगी तो लीज़र को पे करना होगा, लीज़र ही इसका रिस्क भरेगा। लीज़र की ये जिम्मेदारी है कि भाई वो ढंग का सामान दे, वो ढंग का सामान दे। पर ये जो होता है फाइनेंशियल लीज होता है, ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ भी हो जाए तो इसमें कॉस्ट आपको भरनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने मशीन ले ली, ख़राब हो गई, तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें ऐसा होगा कि नहीं भाई, पूरा खर्चा तुम्हारा ही है, तुम देखो, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। और ये इररिवोकेबल होता है, इररिवोकेबल होता है ये। ठीक है, इररिवोकेबल एग्रीमेंट जो होता है इसका, इररिवोकेबल। ठीक है, इररिवोकेबल होता है इन द सेंस ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये रिवोकेबल होता है। ठीक है, समझ में आया? और लीजर डज नॉट रेंडर एनी सर्विस, इसमें एक और लिख दो, लीजर एक बार आपने लीज में कुछ ले लिया तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। अच्छा हाँ भाई, हम दे दें, हम इसको सही कर दें, हमारा जिम्मेदारी है इसको सही करने का, पंखे बनाने का, ये करने का, हम सही करेंगे, हम इस मशीन का जिम्मेदारी लेके रखेंगे, कुछ ख़राब चलेगी तो हम जाएंगे। पर इसमें लीज़र का कोई जिम्मेदारी नहीं होता। लीज़र डज नॉट रेंडर एनी सर्विस, उसको बस टाइम टू टाइम पे आ जाना चाहिए। एनी सर्विस इसमें अलग है, लीज़र हैज़ टू रेंडर सर्विस, हैज़ टू रेंडर सर्विस। इक्विपमेंट में कुछ भी लॉस आया है या ख़राब हो गया इक्विपमेंट, तो इसमें लीजी का इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऑपरेटिंग लीजी, ऑपरेटिंग लीजी मतलब आप समझ गए होंगे, डे टू डे लाइफ के लिए, डे टू डे वर्क के लिए आपको एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है ऑपरेटिंग में। फाइनेंशियल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपने इसमें 3 हो गए, लीजिंग भी हो गया। अब आता है दोस्तों फैक्टरिंग। ठीक है, फैक्टोरिंग, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो मैं यहाँ पर आपको एकदम आराम से समझाता हूँ, समझ लो। ये है आपका
होल होल सेलर्स है ये, होल सेल की दुकान है जिसमें बहुत सारे क्लोथ्स है, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स है, वुमेंस के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, ठीक है। और ये एक बिजनेस, एक शॉपकीपर है, शॉप ओनर छोटा, ये एक शॉप ओनर है, वो इससे क्लोथ मंगाता है, क्लोथ लेता है। टोटल क्लोथ से का जो प्राइजेस था वो ₹5 लाख का था। 5 लाख का वो सामान मंगाता है, ठीक है, 5 लाख का सामान मंगाता है। बस शॉप ओनर के पास मनी नहीं होता, मनी नहीं होता, ठीक है, पैसा नहीं होता। तो होलसेलर को अपने बिजनेस रन करने के लिए, भाई इन 5 लाख रुपए का जो सामान दिया है तो उसे तो 5 लाख रुपए चाहिए अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। वो इतना दे तो रहा है, उसको बिजनेस भी चाहिए, उसको बिजनेस तो करना ही है, इससे साथ ही साथ पैसा भी चाहिए, पर इसके पास पैसे अभी नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा बैंक के पास, ये जाएगा बैंक के पास, और इसे कहते हैं हम फैक्टर, इसे कहते हैं हम फैक्टर, ठीक है। और जो फैक्टर होता है वो इससे रेगुलर बेसिस पे रेगुलरली मनी लेता रहेगा, ठीक है। वो इससे रेगुलरली मनी लेता रहेगा, इसके उसके ऊपर भी बोझ नहीं आएगा, इस पर भी नहीं आएगा। वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई वो इससे पैसा ले, ठीक है, इस शॉप ओनर से, और इसके बदले वो इसे 4,50,000 दे देगा, ठीक है। इसका यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है 50,000 का, क्योंकि इसका काम है इस शॉप ओनर से पैसे लेने का। समझ आया, समझा। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, अब ये भी थोड़ा दो टाइप का देखो, याद रखो, ये लास्ट वाला पॉइंट पकड़ के रखना। बैंक का काम होता है, फैक्ट्री का काम होता है इससे पैसे लेने का, दैट इज शॉप ओनर से पैसा लेगा। इतना आपको बस याद रखना है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ होती है, एक होता है रिकोर्स, रिकोर्स फाइनेंसिंग, और रहता है नॉन रिकोर्स, रिकोर्स UR ऐसे ही, एक मिनट, फाइनेंसिंग, ठीक है। एक रिकोर्स होता है और एक होता है नॉन रिकोर्स, ठीक है। भाई रिकोर्स में क्या होता है, अगर ये शॉप ओनर पैसा नहीं दे पाया, शॉप ओनर अगर पैसा नहीं दे पाया, शॉप ओनर अगर फेल हो गया, ठीक है, फेल्स, तो पैसा देने पड़ेंगे होलसेलर को। कौन देगा पैसा, होलसेलर इन द सेंस इसका कस्टमर, बैंक फैक्टर का कस्टमर होलसेलर है, फैक्टर का कस्टमर जो है वो होलसेलर है। तो इसमें कौन पैसा देगा, शॉप होलसेलर, होलसेलर पैसा देगा, ही हैज़ टू पे। नॉन रिकोर्स में क्या होता है, शॉप ओनर पैसा नहीं दे पाया तो होलसेलर को भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, होल सेलर वोंट पे, ये होता है नॉन रिकोर्स। देखो नॉन आया मतलब वोंट, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो आई गेस आपको फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसे लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। नोट्स आपको बनाते रहना है दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन आई गेस बहुत इजी वे से अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब लिखते हैं इसको, फैक्टरिंग इज अ, फैक्टरिंग क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एंड अ टाइप ऑफ डेटर फिनेंस, एंड अ टाइप ऑफ debt finance in which a business, ठीक है, a business sends accounts receivables। देखो अब इसी मैं जो मेरी जो सबसे सिंपल भाषा थी उसी को थोड़ा सा एडवांस वर्जन इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है,
डेट इज इनवॉइसेस। इसका मतलब समझे, अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब होल सेलर को जितना पैसा मिलना चाहिए, इनवॉइस जितना उसने दिया है। इनवॉइस मतलब तो जानते ही होंगे आप ना, जो रिसीट होती है। आप कुछ भी सामान पे करते हो, उस पैसे का रसीद बनती है। अपन हिंदी में रसीद बोल देते हैं लोग, कुछ कुछ लोग रसीद भी बोलते हैं, रिसीट भी बोलते हैं। तो वो जो अकाउंट रिसीवेबल है उसका इनवॉइसेस भेजता है, भाई देखो हमने इसको इतना पैसा दे दिया है, इतना पैसा हमने इसको इतना सामान दिया है, इतना पैसा शॉप ओनर का बनता है मेरे ऊपर, तो भाई फैक्टर आप जाओ, बैंक आप जाओ, उससे इतना पैसा निकालो और मुझे अभी के अभी पे करो। तो वो क्या करता है, और ये पता कैसे चलेगा, इनवॉइस के थ्रू ही पता चलेगा ना, समझा। इनवॉइसेस टू अ थर्ड पार्टी, जैसे यहाँ पे बैंक था, कॉल्ड अ फैक्टर, कॉल्ड अ फैक्टर एट अ डिस्काउंट। इसमें फैक्टर रिस्क ले रहा है कि नहीं ले रहा, ले रहा है, तो उसको थोड़ा पैसा भी तो मिलना चाहिए ना, एट अ डिस्काउंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। इन दिस परचेज, इन दिस परचेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स आर डिस्काउंटेड। ठीक है, डिस्काउंटेड होता है इन ऑर्डर टू अलाउ, इन ऑर्डर टू अलाउ द बायर टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि भाई समझे इस लाइन, फैक्टर को प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। जो बायर है, जो अकाउंट रिसीवेबल ले रहा है, डेट इज फैक्टर, बैंक आपका अकाउंट रिसीवेबल ले रहा है, तो उससे प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, तभी तो लेगा भाई। कोई फ्री में काम कौन करेगा, फ्री में काम कौन करेगा, टू मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, अब दो टाइप मैंने बताया आपको, रिकोर्स फाइनेंसिंग और नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पढ़ लो, रिकोर्स फाइनेंसिंग, यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग। ठीक है, पढ़ लिया। अब बताते हैं, इसमें लिख लो, इफ़ योर कस्टमर, इफ़ योर कस्टमर, ठीक है, डज नॉट पे योर फैक्टर्ड, डज नॉट पे योर फैक्टर्ड इनवॉइसेस फॉर एनी रीज़न, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब समझो, मेरा कस्टमर मतलब यहाँ पे मेरी बात होती है। ठीक है, मेरा बिजनेस है, मेरा कस्टमर कौन है, होल सेलर जो है वो मैं हूँ, और जो शॉप ओनर है वो मेरा कस्टमर है। तो मेरा कस्टमर मतलब मेरा कस्टमर अगर फैक्टर्ड इनवॉइस नहीं पे कर पाता कोई भी रीज़न के कारण, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे, टू मेक द होल फैक्टर, टू मेक द होल फैक्टर। मतलब मुझे पैसा देना पड़ेगा फैक्टर को। ठीक है, और इसमें उल्टा होगा, इफ़ योर कस्टमर, इफ़ योर कस्टमर डज नॉट पे, you are not responsible, you are not responsible to pay the factor। समझ में आ गया, इतना सा था भाई फैक्टर। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैं। अब ये था फैक्टरिंग और फोरफेटिंग। फोरफेटिंग मैं इसी में बता सकता हूँ, सेम प्रोसेस है, होल सेल है, ये शॉप ओनर है, यहाँ पे भी फैक्टर आएगा, बैंक आएगा जो कि इससे पैसा लेगा। बस डिफरेंस इतना है कि ये जो काम हो रहा है ये एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स में हो रहा है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में दोनों बैठे हुए हैं, सेम चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस हो रहा है इसमें। बस यही होता है फोरफेटिंग, सेम कॉन्सेप्ट है फैक्टरिंग का। फोरफेटिंग में बस इंटरनेशनली चीज़ें हो रही है।
तो फोर फेटिंग, ठीक है, कौन सा नंबर है ये? फिफ्थ नंबर है। तो ये क्या है? फोर फेटिंग। इट इज़ अ फैक्टोरिंग अरेंजमेंट, एक फैक्टोरिंग अरेंजमेंट है यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस बाय एक्सपोर्टर्स who wish who wish to sell their receivables to a forfeiter, ठीक है। एक्सपोर्टर्स के ऊपर होता है जो कि अपने रिसीवेबल्स को फोरफिटर्स को देना चाहते हैं। वहाँ पे फैक्टर था, अब बैंक यहाँ पे फोरफिटर हो जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, फोरफिटिंग इज द परचेज ऑफ एन एक्सपोर्टर्स receivables at a discount by paying cash, ठीक है, हो गया। और फिर जो इम्पोर्टर होता है वही दे देता है फोरफिटर को पैसे। यहाँ पे इम्पोर्टर कौन था? इम्पोर्ट जो लेता है, एक्सपोर्ट्स जो बेचता है। एक्सपोर्ट्स क्या हो रहा है? इस कंट्री से यहाँ पे इसमें इम्पोर्ट हुआ, ये जो था इससे इस इम्पोर्टर से पैसा ले लेगा, ठीक है। बैंक जो है शॉप ओनर से पैसा ले लेगा, ठीक है। समझ में आ गया? एक पॉइंट और लिख लो, द परचेजर ऑफ रिसीवेबल्स या forfeiter must now be paid by importer to settle the debt, ठीक है। इजी है, इजी हो गया। अब फिफ्थ है, अपना आ गया सिक्स टॉपिक। सिक्स है अपना एंजल इन्वेस्टर, ठीक है भाई। एंजल इन्वेस्टर कुछ मत, इसका बहुत बहुत आसान तरीका है। कोई एक वेल्दी बिजनेसमैन है, ठीक है, वेल्दी बिजनेसमैन, हमारा कोई आइडिया है, ये हमारा एक आइडिया है, ठीक है, ये हमारा एक आइडिया है, इसको पसंद आया, इसको अच्छा लगा हमारा आइडिया, तो इसमें इसने क्या कर दिया? इन्वेस्ट किया तो इसको भी इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए, पर हमारे पास तो सिर्फ आइडिया है, तो हम तो पैसे दे नहीं सकते अभी फ़िलहाल, तो हम इसमें इक्विटी दे दिए। इक्विटी मतलब ओनरशिप, कि अगर हमारे आइडिया में ग्रोथ पोटेंशियल उसको दिख रहा है कि भाई हाँ हमारा आइडिया बहुत ग्रो करेगा, हमारा बिजनेस बहुत ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम में, और हमारे को समझ लो 1 CR का प्रॉफिट हो गया, 1 CR हमारी वैल्यूएशन, समझ लो 1 CR की वैल्यूएशन होती है हमारी, तो इसमें बोलेगा मैं इक्विटी आपकी सर आपकी इक्विटी है 10% की, मतलब 10 लाख का ओनर बिजनेसमैन हो गया, वेल्दी बिजनेसमैन जो हमें इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में किया, ठीक है। ये होता है एंजल इन्वेस्टर, इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो भाई लिख दो इसको, एन एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो नोन एज प्राइवेट इन्वेस्टर
सीड इन्वेस्टर और एंजल फंडर। ये एंजल इन्वेस्टर्स के नाम है, प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर। इज अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल who provides financial backing for small startups और एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। और क्यों, कैसे करते हैं? टिपिकली इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, टिपिकली इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप इक्विटी इन दी कंपनी। ठीक है, इन दी कंपनी। समझ में आ गया? एक लाइन और लिख दो, द फंड्स, ये सब नोट्स आपको बनाना है दोस्तों, और ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसलिए मैं आपके लिए ये तरीका लाया हूँ, क्योंकि आपकी इससे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। लोग आंसर राइटिंग में ध्यान नहीं देते हैं। द फंड्स दैट एंजल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड may be a one-time investment, ठीक है, to help the business get off the ground। ठीक है, इनिशियली दे देते हैं एंजल इन्वेस्टर्स भी, ताकि भाई बिजनेस को मिल जाए, फंड्स मिल जाए और वो अपना धंधा चालू कर सके। ठीक है, तो 6 हो गया हमारा आज का लास्ट टॉपिक। हो गया भाई वेंचर कैपिटलिस्ट। इसका मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, जब कंपनी बिजनेस की ग्रोथ को, वही आइडिया है, अच्छा लग गया कंपनी के लोगों को अच्छा लग गया, तो वो क्या करती है, लोगों का पैसा लगा देते हैं। लोगों का पैसा लगाते हैं इस आइडिया में, उनको लगता है कि भाई इसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, तो उसमें लगा देते हैं पैसा, ताकि ये बिज़नेस को उसके फंड्स मिल जाए और वो ग्रो कर पाए। और इसमें भी इक्विटी ही मिल जाती है, तो अब लिखोगे कैसे? वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ प्राइवेट इक्विटी investor that provides capital to companies exhibiting high growth potential in exchange of equity stake, potential in exchange of equity। ठीक है, और ये होता है, एक पॉइंट लिख लो, जो वीसीज होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, आर विलिंग टू टेक, ये रिस्क लेने के लिए विलिंग होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो ग्रो कर सकता है। आर विलिंग टू टेक रिस्क इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज because they can earn massive return, on their investments। अब देखो, एंजल इन्वेस्टर्स और वीसीज में फ़र्क इतना ही होता है कि जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो एक रिच पर्सन होते हैं,
वो एक रिच पर्सन ही होता है, एक ही पर्सन होता है जो कि अपना पैसा लगा देता है कंपनी पे। और जो वीसीज होते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं रिस्क कैपिटल कंपनीज के, जो कि लगाते हैं अपना पैसा अदर कंपनी में ताकि उनको रिटर्न मिल पाए। तो डिफरेंस लिख लो, एक डिफरेंस लिख लो। एंजल इन्वेस्टर्स है, एंजल इन्वेस्टर्स आर rich persons who invest their own money in companies। और वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑफ रिस्क कैपिटल कंपनीज के, वो इन्वेस्ट अदर पर्सनस मनी इन कंपनीज। ठीक है, तो दोस्तों आप यहीं से आपका ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ख़त्म होता है। आज हमने ये सब सारे टॉपिक करे, क्राउड फंडिंग, P2P लेंडिंग, लीजिंग, फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग, फ्रेंचाइजिंग, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये आपका ये पार्ट 3 भी, यूनिट 3 का पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है यहाँ से। आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है टीचिंग से रिलेटेड तो आप प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है, कुछ भी डाउट्स हो रिगार्डिंग योर करियर, तो मैं वो भी आपको बिल्कुल दे सकता हूँ। और वही है, बाकी तो आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। चलिए, हर हर महादेव, जय हिंद।